everyone, hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है पार्ट 23 MCQ फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। ये रहेगा गायनी और ऑब्स स्पेशल MCQ सेशन। ठीक है, इसमें हम गायनी और ऑब्स के रिपीटेड MCQs के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्रेटरिक के भी चल रहे हैं, गायनी के भी चल रहे हैं, और कौन कौन से स्पेशल सीरीज़ आप लोगों को चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि मैं रोज़ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही सीरीज़ डालूँ। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, एक ही सीरीज़ हम चलाएंगे। ठीक है, तो पहले कौन से सब्जेक्ट की आपको सीरीज़ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम वो स्टार्ट करें। तो आज हम करेंगे गायनी और नॉब्स के MCQ, जो कि रिपीट हो रखे हैं बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, ठीक है, जो कमिंग सितंबर में है, उसके बाद चाहे वो ESIC का एग्जाम हो, चाहे वो अदर स्टेट्स के नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ चेंज इन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ब्रेस्ट के साइज में जो चेंज आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो किस वजह से आता है, उसका कॉज क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज ऑफ द वेट गेन, ड्यू टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, या फिर कॉर्टिजोल सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल। तो किस वजह से वो चेंज आता है प्रेगनेंसी की टाइम जो ब्रेस्ट में, वो आता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में चेंज आएगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो हमारी ब्रेस्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका साइज और अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेशन 0 इन डिसेंट इंडिकेट हेड इज एट विच लेवल। आपने गायनी और ऑब्स में पेल्विस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, पेल्विस आपने प्रैक्टिकल में भी वाइवा में दिया होगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें कौन से जगह पे इंडिकेट करता है कि जो हमारा स्टेशन है वो 0 आ चुका है। तो हमारे पास ऑप्शन है इस्चियल स्पाइन लेवल, कॉकेक्स लेवल, सिम्फाइसिस प्यूबिस लेवल, इस्चियल ट्यूबोसिटी लेवल। तो अगर आपने पेल्विस के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो 0 स्टेशन है वो इस्चियल स्पाइन लेवल पे हम बोल देते हैं कि जो हमारा स्टेशन है वो 0 हो चुका है। बेबी जो है इस्चियल स्पाइन पे आ जाता है। उसके बाद +1 +2 +3 ऐसे करके बेबी का हेड जो है वो बाहर आता है। जब वो इस्चियल स्पाइन के लेवल पे आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेशन 0। नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज, नॉर्मल वेट क्या होता है टर्म पे प्लेसेंटा का, 1/4 ऑफ बेबी वेट, 1/6 ऑफ बेबी वेट, 500 ग्राम्स, 900 ग्राम्स। तो जो टर्म पे प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट होता है वो होता है 1/6 ऑफ बेबी वेट। ये हमने पढ़ा भी है, जो प्लेसेंटा है वो मोस्टली 1/6 ऑफ बेबी वेट होता है। लाइक अगर बेबी का वेट जो है 3 kg है तो प्लेसेंटा का कितना होगा 500 ग्राम्स। ठीक है, तो 1/6 जो होता है बेबी का वेट से प्लेसेंटा का वेट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज एम्ब्रियो अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। जो ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है उसको एम्ब्रियो हम कौन से वीक तक बोलते हैं ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज में, 8 वीक्स, 10 वीक्स, 12 वीक्स, 16 वीक्स। तो हम उसको 10 वीक्स तक क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जब भी एक फर्टिलाइज्ड ओवम जो है जेस्टेशनल एज में एम्ब्रियो बोला जाता है, उसको कब तक बोला जाता है 10 वीक्स तक। नेक्स्ट पे चलते हैं। When is the best time to achieve pregnancy? इनमें से कौन सा बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी अचीव करने का? मिडवे बिटवीन 7th and 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन, इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, 17 days after the beginning of period, 7 days before the next period is expected। तो कब होता है? जो टाइम होता है दैट इज 14 days आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पीरियड्स। देखो क्या होता है
कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अगर किसी को नॉर्मल 28 डेज़ के पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ का है, तो क्या होता है 14 डेज़ के बाद वहाँ क्या होता है ओव्यूलेशन अक्कर होती है। क्या होता है ओव्यूलेशन अक्कर होती है। ओव्यूलेशन अक्कर के बाद क्या होता है वहाँ पे ओवम रिलीज होता है, जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 7th and 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन नहीं होता, इमीडिएटली आफ्टर द मेंसेस भी नहीं होता, और 7 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड वो भी नहीं होता। तो 14 डेज वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा फुली डेवलप एट विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो ह्यूमन का प्लेसेंटा होता है वो फुली वर्क कब करना स्टार्ट करता है? 2 मंथ पे, 3 मंथ्स पे, 1 मंथ पे, 4 मंथ पे। जो प्लेसेंटा होता है वो 3 मंथ्स पे काम करना शुरू करता है। मोस्टली बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता। उससे पहले डेसिडुआ, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं, वो वर्क करती है 6th वीक से लेके 12th वीक तक, ठीक है, स्टार्टिंग में वो वर्क करती है। पर जो प्लेसेंटा है वो 3rd मंथ, जिसको हम बोलते हैं 12 वीक्स पे जो है वो काम करना स्टार्ट करता है प्रॉपरली। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि इनिशिएट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? हाइपोथैलेमस, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर ओवरीज? जो इनिशिएट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो है हाइपोथैलेमस। देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ इसका डिटेल में हल्का सा। जो हाइपोथैलेमस है हमारी, वो क्या करेगी? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगी। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेंगे किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो क्या करे? सिक्रीट करे। क्या सिक्रीट करे? FSH एंड LH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इससे क्या होगा, जब वो ये सिक्रीट करेगी तो उससे क्या होगा, जो रिजल्ट है वो क्या होगा? फॉलिक्यूल्स जो है हमारे, वो फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। जब फॉलिक्यूल डेवलप हो जाएंगे उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? उन फॉलिक्यूल से ओवम को रिलीज कराएगा, ठीक है। तो इसको कौन हेल्प करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को कि FSH एंड LH जो है वो आप सिक्रीट करो। जब वो FSH सिक्रीट करेगा तो उससे क्या होगा, जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करा देंगे? फॉलिकल में से ओवम जो है वो रिलीज करा देंगे। तो ये सारा ऐसे वर्क करता है। तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के? दैट इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पे चलते हैं। द परमानेंट सिजेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ अ रिप्रोडक्टिव लाइफ। परमानेंट जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, सिसेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिनार्के, मीनोपॉज, थिलार्के, नन। तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस इज, जब हॉट फ्लैशेस आते हैं आफ्टर मीनोपॉज तो उसके लिए क्या गोल्डन स्टैंडर्ड्स होते हैं? ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सीरोटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी एक वुमेन को आफ्टर मीनोपॉज हॉट फ्लैशेस आते हैं, उसे वार्म फील होता है, तो उसमें ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट पे है प्लेसेंटा सिक्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट। प्लेसेंटा ये सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, बस एक नहीं करता। कौन सा? ईस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरानिक, गोनाडोट्रोपिन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो नहीं सिक्रीट करता। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मिलाइन सेल्स, ऑस्टियोसाइट, ओवम, ग्लियल सेल्स। तो लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ओवम, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये सारे जो हैं फंक्शन है, बस इसमें से एक नहीं है। कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ अ फीटस फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्शन ऑफ अ फीटस फ्रॉम इन्फेक्शन, टेम्परेचर मेंटेनेंस, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजनेशन टू फीटस। So, providing oxygenation to the fetus is not a function of amniotic fluid because amniotic fluid से oxygenation नहीं मिलती, ठीक है। fetus जो है oxygenation लेता है, जो उसकी umbilical cord होती है उसमें 2A 1B 2 arteries 1 vein होती है, वहाँ से उसकी oxygenation का circle चलता है।
सो ये थे कुछ ऑब्स इन गायनी के क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, डू हार्ड वर्क। और आप कौन सी सीरीज़ चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।